नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और सारे प्रश्नों की व्याख्या भी मिलेगी, तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की जरूरत हो, तो दोस्तों संसद के सत्र का इंतजार करने की बजाय सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर सकती है। ठीक, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। ठीक, तो इसमें आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा हुआ है रबर का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है कनाडा, थाईलैंड, भारत और मलेशिया। तो दोस्तों, सर्वाधिक जो रबड़ का उत्पादन करता है विश्व में, उसमें थाईलैंड जो है आपका प्रथम स्थान पे है। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी पार्ट, थाईलैंड। अगर हम पहला तो आपका हो गया थाईलैंड। अगर हम सेकंड की बात करें तो दोस्तों दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया। अब अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों तीसरे नंबर पे है आपका मलेशिया। ठीक, और चौथे नंबर की बात करें तो दोस्तों चौथे पे आता है अपना देश इंडिया। ठीक, इंडिया अर्थात भारत। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों द्वारा पृथ्वी की सतह का कितना क्षेत्रफल घिरा है। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों द्वारा पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 अर्थात 1/4 भाग घिरा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, लगभग 1/4 भाग। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग है। तो दोस्तों, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग है 6400 किलोमीटर। ठीक, भूमध्य रेखीय त्रिज्या की बात करी गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की कौन सी पर्वतमाला सबसे ज़्यादा दक्षिण क्षेत्र की है। ऑप्शन में दिए गए हैं नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामल्ला और कार्डेमम। तो दोस्तों, सबसे दक्षिणतम चोटी जो है केरल तमिलनाडु की सीमा पर पाई जाती है, वो है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कार्डेमम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा इलायची होती है, उन्हीं के नाम पर इनका नाम कार्डेमम की पहाड़ियाँ पड़ा, क्योंकि इलायची को इंग्लिश में कार्डेमम बोलते हैं। दोस्तों, ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं इनके दक्षिण में ये पड़ती हैं। ठीक, यानी अन्नामलाई की पहाड़ियों की साइड कार्डेमम पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है दोस्तों 7th क्वेश्चन में, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है। ठीक, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक, और ये 3 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम ही होता है, मध्य प्रदेश से ये फिर महाराष्ट्र में पहुंचती है, महाराष्ट्र से फिर ये गुजरात में चली जाती है लास्ट में, और गुजरात में ही ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों, एसएससी में एक बार इसकी लंबाई पूछी गई थी कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो है 1312 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके तैयार हो गए। लिखा हुआ है बाकू किस रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, बाकू जो है वो अजरबैजान की राजधानी है और ये तेल का एक केंद्र भी है। ठीक, तो दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, कैस्पियन सागर के पास, कैस्पियन सागर पर एक बंदरगाह शहर जो अजरबैजान की राजधानी है और तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, वो क्या है, बाकू। ठीक, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है।
तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो है बेसबॉल। अगर दोस्तों पूछा जाता है कभी कभी कि खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल की अगर हम बात करें तो दोस्तों बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और अगर हम बात करें फुटबॉल तो दोस्तों फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में। अगर वॉलीबॉल की बात करें तो दोस्तों वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी, ठीक, प्रत्येक टीम में। और अगर हम बास्केटबॉल की बात करें दोस्तों तो बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी, ठीक, प्रत्येक टीम में। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है सल्तनत काल में मंत्रिमंडल का प्रधान क्या कहलाता था। तो दोस्तों सल्तनत काल में मंत्रिमंडल का जो प्रधान हुआ करता था उसे वजीर ए मुमालिक कहते थे। ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि किस स्थान पर हुई थी। तो अप्रैल 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी, वो अमृतसर की संधि के नाम से विख्यात है और अमृतसर शहर में वो संधि हुई थी। दोस्तों इस संधि के तहत अंग्रेजों एवं विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैटकॉफ से अमृतसर की संधि कर ली थी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है उस्ताद विलायत अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उस्ताद विलायत अली खान जो हैं सितार के एक सुप्रसिद्ध वादक हैं। ठीक, सितार वाद्य यंत्र से ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12वें से अनुच्छेद 35वें तक मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रकाश की गति को मापा था ओलॉस रोमर ने। ठीक, रोमर ही लिख के आता है, तो पहले प्रकाश की गति को नापा था रोमर ने। अगर दोस्तों हम बात करें कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है गिरगिट रंग क्यों बदलता है। तो दोस्तों गिरगिट जो रंग बदलता है उसका रीजन होता है वो अन्य जानवरों से बचने के लिए अपना रंग बदलता रहता है। ठीक, और इसके रंग बदलने का एक कारण ये भी होता है कि ये शिकार जब करता है तो अपना रंग बदल लेता है और शिकार के पास पहुंच जाता है और शिकार समझ भी नहीं पाता है कि उसके पास में गिरगिट आया और वो अपने शिकार को आसानी से कर लेता है, आसानी से शिकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइनो वायरस की वजह बनता है। राइनो वायरस किसकी। तो दोस्तों आम जुकाम जो होता है वो राइनो वायरस से ही होता है। ठीक, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों स्टार क्वीन नेबुला को मेसियर 16 भी कहा जाता है, तो मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुमूल्य धातु है। कौन सी बहुमूल्य धातु है। तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, सीसा। दोस्तों प्लेटिनम जो धातु होती है वो बहुमूल्य धातु होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक, इसका रीज़न ये होता है कि दोस्तों ये जैसे चांदी हो गई, प्लेटिनम हो गई, सोना हो गया आदि जो धातुएं होती हैं ये हवा और नमी में पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं, मतलब इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हवा और नमी का, जिसके कारण ये बहुमूल्य धातुओं की श्रेणी में आ जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती। तो दोस्तों मानव शरीर में कान की जो हड्डी होती है स्टेपीज वो सबसे छोटी हड्डी होती है, तो बी पार्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं।
तो दोस्तों नाखून और कॉर्निया ऐसे ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है पुतली, आइरिस, कॉर्निया, आईलिड। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर लगाना आइरिस। जो आंखें होती हैं किसी किसी की भूरी होती हैं, किसी किसी की नीली होती हैं, हल्की भूरी नीली ऐसी आंखें होती हैं। तो दोस्तों वो आइरिस के कारण होता है, ठीक। तो जो आइरिस होता है उसमें एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम मेलेनिन बोलते हैं, उसकी मात्रा पर निर्भर करता है आँख का रंग, ठीक। और दोस्तों अगर हम बात करें कि जो रेटिना होती है, रेटिना में दोस्तों दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिकाएं होती है शंक्वाकार कोशिकाएं होती है, दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती है शलाका के आकार की, अर्थात कौन वाली कोशिकाएं और रॉड वाली, ठीक। तो जो शंकु के आकार की कोशिकाएं होती हैं दोस्तों वो रंग देखने के लिए जानी जाती हैं, जो रंग देखने का काम करती हैं, और इनका काम होता है अधिक प्रकाश में रंगों को पहचानती हैं। और जो शलाका के आकार की होती हैं, रॉड के आकार की होती हैं, वो कम रोशनी में देखने में सक्षम होती हैं और रात्रि दृष्टि प्रदान करती हैं। रंग देखने की क्षमता इनमें बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक, बहुत कम होती है, क्योंकि ये रात्रि में देखने के काम आती हैं जो शलाका के आकार की होती है। लेकिन यहाँ पर आपका प्रश्न ये था कि यहाँ आँख में का जो रंग होता है, जैसे लाल भूरी, लाल तो नहीं, भूरी नीली इत्यादि रंग होते हैं, तो दोस्तों वो आइरिस के कारण होते हैं, मेलेनिन नामक एक वर्णक पाया जाता है उसके कारण होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है जिसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उनकी शारीरिकी का अध्ययन किया जाता है, वो कैसे बने हुए हैं, इस सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। अब अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों किस प्रकार होता है मानव पाचन? तो सर्वप्रथम दोस्तों इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो अंतर्ग्रहण ही होता है, फिर उसके उपरांत पाचन होता है, फिर उसके उपरांत अवशोषण होता है, फिर उसके उपरांत आत्मसात होता है, फिर इसको आत्मसात को स्वांगीकरण भी बोलते हैं, फिर उसके बाद विसर्जन हो जाता है, ठीक। तो खाना जो होता है दोस्तों पहले हम मुख में लेते हैं। जो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मुख हो गया, फिर ग्रास नली हो गया। कौन कौन से अंगों की बात कर रहे हैं? ग्रास नली के बाद दोस्तों खाना जो होता है वो आमाशय में जाता है, आमाशय मतलब पेट। फिर इसके बाद जाता है छोटी आंत में, वहीं पर स्वांगीकरण होता है। पाचन की जो संपूर्ण क्रिया होती है छोटी आंत में होती है, वहीं पर स्वांगीकरण होता है, और खाना का जो रस निकलता है वो रक्त में पहुंचा दिया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद जो अपशिष्ट बच जाता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। और दोस्तों इस प्रक्रिया में ये अंग तो आपने देख ही लिए, मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसके साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी कार्य करती हैं, जैसे लार ग्रंथियों का भी बहुत काम होता है, ठीक। और यकृत होता है, यकृत में जो पित्त रस निकलता है ना यकृत से, उसका काम होता है, अग्न्याशय का काम होता है, ठीक। अग्न्याशयी रस भी निकलता है, आमाशय से जठर रस निकलता है। जब दोस्तों हम बायोलॉजी में पाचन तंत्र पढ़ेंगे वहाँ पर इसको हम डिटेल से चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अभी आप इसको सरसरी निगाह से और ऐसे सुन भर लीजिए। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट सही हो गया, ठीक। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, पेट। तो दोस्तों यहाँ पर छोटी आंत सबसे बड़ा हिस्सा होता है भोजन प्रणाली का, क्योंकि उसी में खाना का संपूर्ण पाचन भी होता है, वहीं से स्वांगीकरण होता है, शरीर के विभिन्न पार्टों में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल में किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटा था। क्यों घटा था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में कई लोग इकट्ठा हुए। जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में जो
स्वर्ण मंदिर बना है उसी के पास में स्थित है। ठीक, तो जलियांवाला बाग में कई लोग इसके रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा हुए। तो जो जनरल डायर था उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया निहत्थे लोगों पर। तो उसमें कई हजार लोग दोस्तों मारे गए और घायल हो गए। तो उसे ही जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड कहती, जो कि 13 अप्रैल 1919 के दिन घटा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। तो दोस्तों जो सेना प्रमुख होते थे, जैसे थल सेना प्रमुख, तो उनकी जो मैक्सिमम आयु हुआ करती थी, अभी होती भी है 62 ईयर होती है, 62 साल। ठीक, लेकिन अभी एक नए पद का सृजन किया गया है। तो उस पद के तहत क्या होता है दोस्तों, एक तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो जो हमारे थल सेना प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत, ठीक, तो उनको बना दिया गया है सीडीएस। तो 62 साल की आयु में वो वहाँ से रिटायर हुए, अब सीडीएस बन गया। और सीडीएस की जो रिटायरमेंट की एज रखी गई है वो 65 वर्ष रखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया नया आया है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको याद रखिए। अब जनरल बिपिन रावत इस पद को संभाल रहे हैं और 65 वर्ष की आयु तक ये इस पद को संभालेंगे। और पहले ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत। 31 जनवरी 2020 को इन्होंने इस पद की शपथ ली थी, उसी दिन से ये इस पद को संभाले हुए हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन हुआ। तो दोस्तों हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र पर लिखी गई ये पुस्तक है कर्म योद्धा ग्रंथ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक, तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन हो गए। आपने देखा होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन प्लस सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, और मेहनत करिए कि पूरे में पूरे कर सकें सही। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को अपने दोस्तों के मदद शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी क्वेश्चनों के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।